I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. और राहुल गांधी जी, आप और आपके परिवार और पार्टी ने केवल सिखों पर यातनाएं की हैं। संविधान को धोखा दे सकते हैं और ये आरक्षण को भी धोखा दे सकते हैं। Is going to be allowed to wear a kada in India. की ग्रैंडमदर ने, राहुल की ग्रैंडमदर ने दरबार साहब पे हमला बना था, तो इनका तो सिख रिलीजन के साथ ये है। शब्द बोलते भी हैं, भेद भी खोलते हैं, लेकिन शब्द अकेले कहानी नहीं कह पाते। उन्हें भावों में पिरोना पड़ता है, एहसासों को जगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो इतिहास लिख पाते हैं। और जब राजनीति की रणभूमि में शब्दों से शब्द टकराते हैं तो वो सियासत का अंदाज भी बदल देते हैं और वोटर का मिजाज भी। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक सियासत की बदलती तस्वीर और उसके लिए अपनाई जा रही तदबीर का पूरा विश्लेषण करूंगी। वैसे तो चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, लेकिन इसकी गूंज अमेरिका से होते हुए हिंदुस्तान पहुंची है। अब वो कैसे, इसके लिए आप राहुल जी की ये बाइट सुन लीजिए। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. Because there are many people who come from the upper caste, right? Who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. अमेरिका में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करते हुए राहुल के इस बयान को सियासी जानकार ये मान रहे हैं कि ये कंफ्यूजन है। लेकिन ये तमाम बात करने से पहले यहाँ राहुल गांधी को लेकर एक बात करनी जरूरी है। राहुल गांधी कई बार विदेश जाते हैं, कई बार इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन इस बार वो LOP बनने के बाद गए हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और ये पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र में विपक्ष सरकार को जब जब जरूरत पड़ती है आईना दिखाता है, जनता के मुद्दे उठाता है, जनता की आवाज उठाता है। इसलिए विपक्ष और नेता विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो जो बात कहता है उसे जनता भी सुनती है, सरकार भी सुनती है। अब जो तमाम बातें कही गई हैं अमेरिका में, वो भी पूरी दुनिया में सुनी। और ये बात तारीफ काबिल है क्योंकि कई एक सेक्शन में राहुल गांधी के राजनीतिक तौर तरीकों की तारीफ भी हो रही है, आलोचना भी हो रही है। तारीफ इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी कुछ महीनों में भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपने तौर तरीके बदले हैं। बीजेपी को बीजेपी की ही पिच पर वो सियासी रूप में साध रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, उनको पलटवार कर रहे हैं सियासी रूप में। तो ऐसे में अब जो हम डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि ये बात अमेरिका और भारत और पूरी दुनिया में भारत को लेकर मैसेज की, तो अब जो अभी उन्होंने बयान दिया था छात्रों से बात करते हुए जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, तो सियासी जानकारों का ये मानना है कि ये कंफ्यूजन है। अब इसको लेकर हम ये भी बात करते हैं कि ये एक बयान में क्या राहुल गांधी के सियासी विरोधियों को मौका दिया है। लेकिन पहले राहुल का एक और बयान सुनवाती हूं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। वो बयान जो देश की राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा परसेप्शन बना सकता है। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. राहुल के बयानों की कड़ी में एक और बयान बेहद महत्वपूर्ण है, जिसका संदेश राहुल गांधी के साथ इंडिया ब्लॉक में खड़े पार्टियों को भी जाता है। The whole idea of the alliance was to put across to the people of India that India is being attacked. And it was very successful. And generally the BJP people say India alliance, but everyone else in India says India alliance. अब देखिए, राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए 3 बयान हमने इसलिए चुने क्योंकि इन बयानों के जो कीवर्ड्स हैं वो वैसे तो देश की सियासत को इम्पैक्ट देने की ताकत रखते हैं,
लेकिन चुनावी राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी इसका असर कम नहीं है, जाहिर तौर पर। अब देखिए, ये जो कीवर्ड्स हैं वो बताते हैं। पहला, आरक्षण। दूसरा, अल्पसंख्यक। तीसरा, एकजुटता। अब आप कहेंगे कि ये कीवर्ड्स क्या हैं? दरअसल देखिए, जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए तब से लेकर अब तक 2 कीवर्ड्स पे बीजेपी की पॉलिटिक्स चली है और कामयाब भी हुई है। एक था परिवारवाद, दूसरा था भ्रष्टाचार। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर परिवारवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरह से जो आंदोलन खड़ा किया, उसका नतीजा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर आए। ये 2 कीवर्ड्स पूरे देश भर में लोगों के मानक पटल पर छा गए थे। इसीलिए ना सिर्फ कांग्रेस, हर वो पार्टी जो परिवारवाद को सपोर्ट करती है, बढ़ावा देती है या भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो एक समय में इन 10 सालों में हाशिए पर चली गई थी। लेकिन अब हम राहुल के कीवर्ड्स का जिक्र कर रहे हैं। राहुल कहते हैं डरो मत, ये कीवर्ड है। राहुल कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। आरक्षण का जिक्र करते हैं। तो आज हम 3 कीवर्ड्स का जिक्र कर रहे हैं, आरक्षण, अल्पसंख्यक और एकजुटता। ये वो शब्द हैं जो राहुल के बयानों का सार है या राजनीति का। अब आप इसे एक एक कर समझिए। सबसे पहले बात आरक्षण की। राहुल गांधी ने अपने बयान में जाति जनगणना की वकालत की और ये बताने की कोशिश की कि आरक्षण सामाजिक न्याय को पूरा करने के लिए जरूरी है। अब इसका सियासी असर समझिए। हरियाणा में करीब 40% जो वोटर है वो ओबीसी समुदाय से है और इसमें करीब 78 जातियां शामिल हैं। ये आंकड़े इसलिए आपको समझने जरूरी हैं, इससे जो हमने आखिरी में आपसे कहा था कि ये जो कुछ भी राहुल के बयान हैं उसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा में क्या इम्पैक्ट है। तो अब आप एक बार फिर मैं आपको समझाती हूँ कि हरियाणा में करीब 40% वोटर ओबीसी समुदाय से हैं और इसमें करीब 78 जातियां शामिल हैं। यानी विधानसभा चुनाव से पहले इस वर्ग के वोटर को साधने के लिए हरियाणा की सरकार ने ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने का ऐलान किया और इतना ही पंचायती राज संस्थानों और नगर पालिकाओं में ओबीसी श्रेणी के लिए 5% कोटा पेश किया गया। अब राहुल गांधी इन्हीं वोटर्स को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर बात की और ये इसलिए भी क्योंकि ये टेस्टेड है। 2024 के चुनाव में ये मुद्दे विपक्ष के चल गए थे, इसलिए एक बार फिर उसी प्रोसेस को, उसी रणनीति को यूज किया जा रहा है। जाहिर है बीजेपी हरियाणा में ओबीसी वोटर को अपने साथ बनाए रखना चाहती है, तो दूसरी ओर राहुल के बयान से ये भी साफ है कि उनकी नजर उस 40% वोटर पर है जो पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ माना जाए। अब यह अलग बात है कि राहुल के बयान ने एक अजब सा कंफ्यूजन पैदा कर दिया। मायावती और बीजेपी हमलावर हो गए। मायावती क्योंकि वो खुद भी मैदान में है इनालो के साथ गठबंधन में। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि राहुल दरअसल आरक्षण को खत्म कराना चाहते हैं। तो वहीं अमित शाह ने भी कहा कि राहुल की मंशा पर सवाल उठाए। अमित शाह ने कहा कि जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया जो अब तक क्लियर उस तरीके से नहीं था। बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस पार्टी को भी सियासी पिच पर सफाई देनी पड़ी। इस जगह पर कांग्रेस के दबी आवाज में बात है कि क्या ये बयान कहीं उल्टा तो नहीं पड़ गया। और फिर जो सियासत के जानकार हैं, राजनीति के जानकार हैं, जो एनालिसिस्ट हैं, वो ये मान रहे हैं कि ये कंफ्यूजन हो गया और ये बैकफायर, कहीं ये बयान बैकफायर करने जाए। अब ऐसे में राहुल ने भी अमेरिका से ये बताने की कोशिश की कि उनका बयान आरक्षण विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही आरक्षण लाई जो अंबेडकर साहब ने बनाया था। इस आरक्षण को हम समाप्त नहीं होने देंगे और आपकी समाप्त करने की साजिश जो 4 आपके नेता बोले थे पिछले चुनाव में, नेस्तनाबूद हमने कर दी। आरक्षण रहेगा, जातिगत गणना हम कराएंगे, जातिगत जनगणना भी कराएंगे, लोगों को उनका हक और हिस्सेदारी भी देंगे और सबसे बड़ी बात हम करेंगे कि हम आरक्षण की 50% की लिमिट को खत्म कर देंगे। ये राहुल गांधी जी ने कहा है। आज जो स्थितियां हैं, पहले की जो स्थिति थी उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती रही है। जो हालात पे राहुल जी ने बात बोली है
वो सटीक बैठती है और आज की मांग है, आज की डिमांड है। हम रिजर्वेशन ज्यादा देंगे, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम सोशो इकोनॉमिक सेंसस कराएंगे, जिससे पता चले कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और सामान्य जनरल कास्ट के लोग जो गरीब हैं उनके पास क्या संसाधन है। हम इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे कि मीडिया में, हेल्थ केयर में, कारोबार में क्या रिप्रेजेंटेशन है। 90% लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जातिगत जनगणना की मांग पर आप भागे भागे फिरते हैं। आप किस मानसिक दिवालियापन से बीजेपी बात करती? राहुल ये अच्छे से जानते हैं कि राजनीति गेम ऑफ परसेप्शन है। वो खुद लोकसभा चुनाव में इस परसेप्शन का फायदा उठा चुके हैं, तो उनको ये भी पता है कि इस परसेप्शन में किसी भी तरह की चूक हुई तो बड़ा नुकसान पार्टी को झेलना पड़ेगा। वो अच्छी तरह वाकिफ हैं, उन्होंने फौरन सफाई दे दी। Reservation being one of them. We've also said that we're going to, or somebody said, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. अब समझिए अल्पसंख्यक शब्द के पीछे की ताकत, जो कीवर्ड है दूसरा, अल्पसंख्यक। ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, जम्मू कश्मीर और उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, बिहार के चुनाव में भी उतने ही अहम हैं। कश्मीर घाटी की तो पूरी सियासत ही मुस्लिम वोटर्स के इर्द गिर्द घूमती है, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में सिख वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 6 लाख के आसपास सिख समुदाय के लोग हैं। जम्मू में 4,30,000 और कश्मीर घाटी में 1,30,000। जम्मू संभाग में कठुआ से लेकर पुंछ तक 10 सीटों पर सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में, जबकि आरएसपुरा, जम्मू दक्षिण और बाहू विधानसभा सीट पर सिख वोटर्स ही हार जीत का फैसला करते हैं। अब घाटी की 3 विधानसभा सीटें पुलवामा, अमीर कादल, श्रीनगर और बारामूला में सिख समुदाय मतदाता जो हैं, नतीजों का बहुत अच्छा प्रभाव उनका उस पर है। इसके अलावा कुलगाम, अनंतनाग, शोपिया, बडगाम और कुपवाड़ा में भी सिख वोटर्स की ठीक ठाक संख्या है। ये जो सारी जगह बताई, वहाँ पर अल्पसंख्यक और सिख वोटर्स की जो मुस्लिम और सिख वोटर्स का जो इम्पैक्ट है वो हार जीत तक का है। अब ऐसे में राहुल का बयान सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के सिख वोटर्स के लिए भी संदेश है। तो आपको जो पहले कीवर्ड का मतलब हमने बताया कि कैसे हरियाणा की राजनीति का वो 40% वोट को साध रहे हैं, दूसरे हमने आपको बता दिया कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। सिख वोटर्स के लिए भी संदेश था जब उन्होंने अमेरिका में बयान दिया, और हरियाणा के सिख वोटर्स के लिए भी संदेश था। अगर मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़े को समझें तो हरियाणा में 15 से 20 लाख सिख वोटर्स हैं, जो करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा लोकसभा सीटों के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जाहिर है राहुल जब धार्मिक आज़ादी जैसे मुद्दों को उठाते हैं तो ये सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को ध्यान में रखते हुए नहीं है, ये सिख वोटर्स पर भी उनकी नज़र होती है, और इस तरह का बयान उनका आया भी। लेकिन राहुल के इस बयान को भी बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी फौज कांग्रेस और राहुल गांधी को 1984 की याद दिलाई। जो हिंसा हुई थी उसकी याद दिलाने में जुट गए। गांधी जी इज नोन फॉर इनटेम्परेट और आउटलैंडिश स्टेटमेंट, पर इस समय तो उन्होंने बिल्कुल लाइन क्रॉस कर दी है और उन्होंने झूठ पे तोड़फोड़ की राजनीति पे आ गए कि राहुल की ग्रैंडमदर ने दरबार साहब पे हमला बना था। तो इनका तो सिख रिलीजन के साथ ये है। तो मेरी उम्र जो होगी 62 साल से तो मैं पगड़ी पहन रहा हूँ, उससे ज्यादा देर मैंने कड़ा पहनो। मेरे तो आज तक कभी मेरे कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ कि कभी किसी ने हमें पगड़ी पहनने से रोका हो या किसी को इस एरिया में कोई तकलीफ आई हो। और ये राहुल को याद दिलाने से ज्यादा जनता को याद दिलाने की कोशिश की, और इस मुद्दे को बार बार तब तक कहा गया जब तक ये बात जनता तक नहीं चली जाए कि अब जो भी बयान आ रहे हैं ये केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को अब भी राजनीतिक के कई सबक सीखने बाकी रह गए? क्या राहुल गांधी बतौर नेता विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा और उनको समझने में टाइम लगेगा? क्या राहुल गांधी आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं, और क्या इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है? क्या राहुल गांधी के लिए बतौर नेता प्रतिपक्ष विदेश जाकर कई ऐसे
इंटरनल संवेदनशील मुद्दे वहां उठाने चाहिए थे? इस पे उनकी परिपक्वता पर सवाल उठा। क्या राहुल गांधी की बातों को उनके गठबंधन नेता ने भी अप्रूव किया या उनके गठबंधन नेता इसे समझेंगे? ये सवाल बेवजह नहीं है। अक्सर ये कहा जाता है कि राहुल गांधी, और अभी तो हम तीसरे कीवर्ड पे आएंगे, तब हम पूछेंगे राहुल गांधी से कि जिस एकजुटता, देश की एकजुटता पर सवाल करते हैं, उसमें क्या आपकी इंडिया गठबंधन में एकजुटता है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि राहुल गांधी राजनीति की रपटीली राहों में रास्ता भटक जाते हैं। तो क्या अमेरिका में फिर वही हुआ और राहुल गांधी ने जो सियासी मोमेंट बनाया था वो खो दिया? सियासी मोमेंट जो संसद में बना था, सियासी मोमेंट जो संसद में उन्होंने नरेंद्र मोदी 2.0 में जब उन्होंने ओबीसी आरक्षण का जिक्र किया, और अभी जो नरेंद्र मोदी 3.0 में जब वो आए संसद में, तब जो मोमेंट बना वो कहीं ना कहीं खराब कर दिया। इन सवालों पर राहुल और पूरी कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। ये बात अलग है कि 2012 से पार्टी आंख बंद करके राहुल गांधी को सपोर्ट कर रही है, चाहे वो बयान सही थे या नहीं। जब से वो उपाध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा, फिर जब वो कुछ भी नहीं थे एक समय में, तब भी सांसद थे, तब भी फैसले वो लेते थे, पार्टी आंख बंद करके उनका सपोर्ट कर रही है। शायद इतना सपोर्ट इंदिरा गांधी को भी नहीं किया था पार्टी ने, और प्रियंका गांधी को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हम फिलहाल अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, तीसरा की, और बात करते हैं कि राहुल के तीसरे संदेश यानी एकजुटता की क्या कहानी। एकजुटता में शक्ति है। वैसे तो ये जीवन का वो मंत्र है जिसमें हर समस्या का समाधान है। बचपन में हम सबने लकड़ी के गट्ठर वाली एक कहानी सुनी थी, जिसमें एक बुजुर्ग पिता अपने बच्चों से पहले अलग अलग लकड़ियां तोड़ने को कहते हैं और बच्चे भी उसे आसानी से तोड़ लेते हैं। फिर उन लकड़ियों को एक साथ जोड़कर बुजुर्ग अपने बच्चों से उसे बारी बारी तोड़ने को कहते हैं और वो सब नाकाम हो जाते हैं। याद होगा आपको? ये एकता की शक्ति है। लेकिन जब सोच अलग हो, विचार अलग हो और चाहत सत्ता की हो, तो राजनीति की गलियों में ये एकता इतनी आसान नहीं। 90 विधानसभाओं पे हमारे उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और एक मजबूत विकल्प की सरकार युवाओं को रोजगार की गारंटी देगी। जब तक रोजगार नहीं मिलता 3000 रुपये महीना देगी। वो सरकार बनेगी जिसमें व्यापारी खुश रहेगा, भयमुक्त वातावरण होगा, अपराध मुक्त वातावरण होगा, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात कही जा चुकी है कि आम आदमी पार्टी का लोकसभा का विधानसभा में कांग्रेस पार्टी स्वयं सक्षम है। 90 के 90 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है। पार्टी आगे क्या होगा वो देखते हैं। आम आदमी पार्टी समय के गर्भ में सवाल है, सवाल समय के गर्भ में आगे आने वाले समय में अगर हम स्वयं सक्षम है 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्या होगा आने वाले समय बताएगा। ये हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कहानी नहीं है, ये इंडिया गठबंधन में दल दल की कहानी है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सी दिखती है। इंडिया गठबंधन एक साथ आया एक लक्ष्य के लिए। वो लक्ष्य क्या है उसे समझते हैं। सियासत के इस रंग को समझने के लिए पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। चौबीस के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या यूं कहूं कि पूरा इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास अभी आसमान छू रहा है। अगर हम संसद की तस्वीरों को देखें, राहुल गांधी के बयानों को सुन लें या अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज को समझ लें, तो साफ समझ में आ जाएगा कि भले ही इंडिया गठबंधन सत्ता में काबिज नहीं हुआ, लेकिन उसके मजबूत आत्मविश्वास के लिए ये आंकड़े ही काफी थे। इंडिया गठबंधन के नेताओं को लगता है कि उनकी एकजुटता ने भारतीय जनता पार्टी को 240 पे और एनडीए गठबंधन को 300 से भी कम पे सीटों पर लाकर रोक दिया। राहुल गांधी की बात सुने तो भी यही महसूस होगा, लेकिन राजनीति के जानकारों की माने तो सही मायने में मोदी सरकार 3.0 की जीत की असल वजह इंडिया गठबंधन के भीतर के कंफ्यूजन की वजह से रही है। लेकिन ये तमाम विश्लेषण से पहले
हम आपको ये बता देते हैं कि इंडिया गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं। उसके बाद क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताएं। जुलाई 2023 में बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई थी। इस बैठक में 26 दल शामिल हुए थे, लेकिन बाद में जेडीयू और आरएलडी जैसे दल अलग हो गए। हालांकि इसके बाद भी इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, एनसीपी शरद पवार वाली, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां रही। लेकिन इसके अलावा कई छोटी क्षेत्रीय पार्टियां भी इस गठबंधन का हिस्सा रही। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार से लेकर बंगाल, पंजाब तक गठबंधन में शामिल पार्टियों में लड़ाई देखने को मिली। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या था, जिस कंफ्यूजन का हम जिक्र करें? कंफ्यूजन ये था जो जनता के लिए था, जिसका फायदा नरेंद्र मोदी सरकार को मिला, कि आप पंजाब में एक साथ नहीं हैं, लेकिन दिल्ली में आप अलायंस में हैं। आप अदरवाइज अलायंस में हैं, लेकिन बंगाल में आप अलायंस में नहीं हैं। आप वैसे तो इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे हैं, लेकिन केरला में आपका मूड कुछ और है। तो जनता का यह सवाल था कि ऐसा क्यों? जब आप साथ हैं तो आप साथ हैं। अब इसकी वजह हम आपको बताते हैं कि ये लड़ाई, ये खींचतान देखने को क्यों मिली। चुनाव से पहले संयोजक ना बनाए जाने को लेकर नीतीश कुमार नाराज हो गए और इंडिया ब्लॉक से अलग होकर बीजेपी के साथ मिल गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी चुनाव के बाद भी आमने सामने हैं। यूपी में अखिलेश यादव तो साथ आए, लेकिन मायावती ने इंडिया ब्लॉक से दूरी बनाई और जयंत चौधरी भी एनडीए के साथ चले गए। अब दिल्ली में कांग्रेस आप साथ लड़े, लेकिन पंजाब में दोनों अलग थे। कश्मीर में भी गठबंधन बिखरा बिखरा नजर आया और अभी भी पीडीपी एनसी जो साथ नहीं है, पीडीपी एनसीपी एक दूसरे के खिलाफ है, जबकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे अभी के चुनाव में। तो वहीं अब वापस मैं आपको केरल 2024 के लेके चलती हूँ कि केरल में भी वामपंथी पार्टी भी गठबंधन में शामिल होकर अलग अलग चुनाव लड़ी। इसी वजह से कहने वाले कहते हैं कि ये साथ तो सिर्फ सत्ता के लिए है और इन दलों को ना तो जनता से मतलब है और ना ही जनहित से। ये हम क्यों कह रहे हैं एक बार फिर आपको बताएं। सब इंडिया गठबंधन की पार्टी एकजुट हुए किसी लक्ष्य के लिए। लक्ष्य क्या है? ये सवाल है राहुल गांधी से। लक्ष्य क्या है? आप जनता के मुद्दे मुखर तरीके से बात करते हैं। आपका लक्ष्य है नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर रखने का, जबकि राजनीतिक दलों का लक्ष्य होना चाहिए 140 करोड़ लोगों के लिए, उनके हित के लिए। केवल और केवल नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करके खुद सत्ता पे काबिज होने का है। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा में अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ इसलिए नहीं आए क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि वो अपने दम पर सत्ता में काबिज कर सकते हैं। पंजाब में आपको ऐसा नहीं लगता था, इसलिए आपको समर्थन की और सहयोग की जरूरत थी। यानी कि जहां आप सक्षम हैं वहां आपको जरूरत नहीं है और जहां आप सक्षम नहीं है वहां आपको जरूरत है। तो ये तमाम बातें आपको ले जाती हैं केवल और केवल सत्ता ही आपका लक्ष्य है। खैर, ये तो रही चुनावी बसात। लेकिन कर्नाटक में भी, हालांकि ऐसा नहीं है जो हम आगे बात करने जा रहे हैं, कर्नाटक में सत्ता में होकर भी कांग्रेस पार्टी एकजुट नजर नहीं आ रही। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच मतभेद सबको पता है। दिग्गज कांग्रेसी नेता शन्नूर शिवशंकरप्पा ने भी ये कहकर हलचल बढ़ा दी कि अगर मुख्यमंत्री बदलने की कोई संभावना होती है तो वो सीएम बनने को तैयार हैं। यानी दिल की इच्छा जुबान पर आ गई। सोचिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां भी अंदर खाने लोग मुख्यमंत्री बनने को बेच रहे हैं। तो फिर ये कैसी एकजुटता है? अब हरियाणा का हाल देख लेते हैं। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा वहां एक दूसरे को चुनावी रण में आंखें दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस इस चुनाव में कांग्रेस अपने आप को मजबूत मान रही है, लेकिन दो दिग्गजों के आमने सामने आने से ये मजबूती कम होती है। कुमारी शैलजा ने तो ये तक कह दिया कि वो दलित समाज की हैं, तो क्या हुआ, दलित समाज का सीएम नहीं बन सकता। अब चुनाव से पहले ही इस तरह का बिखराव होगा तो वोटर तो यही समझेगा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए है। लेकिन एक बार फिर हम ये नहीं कह रहे कि ये इंटरनल लड़ाई बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में ये इंटरनल लड़ाई राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में थी, छत्तीसगढ़ में थी और हरियाणा में भी है, महाराष्ट्र में भी है। राजनीतिक दलों में लड़ाई होती है, पर क्योंकि आज हम राहुल गांधी के उन बयानों का जिक्र कर रहे हैं जिसमें वो एकजुटता, लक्ष्य, विजन की बात करते हैं, तो हम उनको बताना और उनसे पूछना चाहते हैं
तो अब झारखंड का जिक्र कर लेते हैं, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहां भी जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर खींचतान होना तय है। जम्मू कश्मीर में एनसी और पीडीपी एक दूसरे के खिलाफ हैं। महाराष्ट्र की स्थिति आपके सामने है और कौन बड़े भाई की भूमिका में होगा, कौन ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, जिससे कि ज्यादा सीटों पर जो जीत कराएगा वो मुख्यमंत्री की सीट का दावेदार होगा। इसको लेकर सभी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हैं और इसकी ये खींचतान अब जारी है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन के दलों का लक्ष्य क्या है, वो किस मकसद के लिए साथ हैं? क्या सिर्फ मोदी विरोध के लिए, क्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए, क्या सिर्फ वोट के लिए? ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद संसद में भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता दिखाई है, लेकिन जब सत्ता की असली लड़ाई शुरू हुई तो वो एक दूसरे के साथ सिर्फ फुटबॉल में व्यस्त हो गए। और ये तस्वीर और उनके बयानों को जानते भी, और ये तस्वीरें और उनके बयान जनता भी देख रही है, जो शायद अपनी बारी का इंतजार कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में जनता ने अब बयान देने बंद कर दिए, रिएक्शन देना बंद कर दिया है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, लेकिन वो अपनी बारी जब वोट करने की आती है तब वो सब कुछ बता देती है। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में इसे चखा है और जब 240 का आंकड़ा आया तो भारतीय जनता पार्टी से समझी और अब जरूरत है कि कांग्रेस समझे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पब्लिक का पंच गठबंधन के इन दलों को अगर सत्ता के करीब पहुंचा सकता है तो सत्ता से दूर भी कर सकता है। सवाल यह है कि कांग्रेस ये मान रही है कि हरियाणा में वो सत्ता काबिज करेगी, लेकिन इस तरह का सिर्फ फुटबॉल कहीं ना कहीं आपको सत्ता से दूर कर सकता है। और उससे बड़ी बात, यह आज का पूरा विश्लेषण इसलिए था कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते हैं, राहुल गांधी मोहब्बत बांटने का जिक्र करते हैं, राहुल गांधी एकजुटता का जिक्र करते हैं, राहुल गांधी देश की अखंडता और एकता की बात करते हैं। तो राहुल जी, सबसे पहले चीजें अपने घर से शुरू होती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम बातें आप पहले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से शुरू करके आगे लेकर जाएंगे। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और नए विश्लेषण के साथ।